जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एमपीजीके की क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज फिर हम एमपीजीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है, नर्मदा घाटी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो ध्यान रखिए, नर्मदा घाटी जो है एक भ्रंश घाटी का उदाहरण है। भ्रंश एक ऐसे क्षेत्र को या ऐसे स्थलाकृति को कहते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक बलों का परिणाम होती है। पृथ्वी के आंतरिक बलों के परिणाम स्वरूप धरातल का कोई क्षेत्र जो होता है वो नीचे धंस जाता है। तो जो नीचे धंसा हुआ भाग है, जो नाली सा इलाका बन जाएगा, उसको आप भ्रंश कहते हैं। और नर्मदा घाटी ऐसी भ्रंश घाटी है जो मध्य प्रदेश में पूरब से पश्चिम की तरफ विस्तृत है और मध्य प्रदेश का 26% क्षेत्रफल को कवर करती है और मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा भौगोलिक क्षेत्र भी है। गहरी काली मिट्टी का क्षेत्र है दोस्तों नर्मदा घाटी, जिससे नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। क्लियर? यहां आपको खेती लगभग 45 से 43% हिस्से पे देखने को मिलेगी इसके। और पश्चिमी नर्मदा घाटी के जोन में आप जाते हैं तो यहां पर आपको कपास की खेती भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि काली मिट्टी की यहां पर प्रधानता है। ठीक है, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के सबसे गहरे स्थान के तौर पर भी आता है और इसके आसपास आपको जनजातीय इलाके भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो राई, जो बुंदेलखंड में प्रचलित है। विवाह के अवसर पर या संतान उत्पत्ति के अवसर पर इसको फेमस आप मानते हैं बुंदेलखंड में। तो ये मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य घोषित किया गया है, जिसमें बेड़नी उस लड़की को कहा जाता है जो नाचती है और एक बोल सकते हैं मेले के दौरान, जो मेला करीला होता है उसके दौरान इसका आयोजन भी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड का फेमस नृत्य है, इसे हम मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश को पहली बार मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड कब मिला था? याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों में जो फिल्में बनने का, बॉलीवुड का इसमें इंटरेस्ट दिखा जा रहा है, उसके बाद मध्य प्रदेश को बहुत ज्यादा फिल्में मिलने लगी हैं। एक के बाद एक मध्य प्रदेश में आप अलग अलग फिल्मों की शूटिंग देखते हैं और मध्य प्रदेश को इसी आधार पर 2017 में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड भी दिया गया था। हालांकि 68 में जब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुए थे, उसमें 2020 में पुनः मध्य प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला है। मतलब मध्य प्रदेश को यह अवार्ड 2 बार मिला हुआ है। याद रखिए कितनी बार? 2 बार यह अवार्ड मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है, एक बार 2017 में, एक बार 2020 में। मध्य प्रदेश में आईफा अवार्ड कब आयोजित किए गए थे? याद रखिए, आईफा जो फिल्म अवार्ड हैं ये 2020 में मध्य प्रदेश में आयोजित किए गए थे। इसमें मध्य प्रदेश के दो जिले जिसमें इंदौर को भी चुना गया था और भोपाल को भी चुना गया था। भोपाल में 1 और इंदौर में 2 दिन के ये प्रोग्राम रखे गए थे। कई सारे फिल्म जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो यहाँ आए थे। तो ये आईफा का यहाँ हमको आगमन भी देखने को मिलता है, पहली बार जो मध्य प्रदेश में हुआ है। अगला प्रश्न है, तानसेन के गुरु का नाम क्या था? दोस्तों याद रखिएगा, हरिदास तानसेन के गुरु का नाम था। एक बात और ध्यान रखना है, अगर हम आईफा की बात करें तो सन 2000 में पहली बार लंदन में आईफा अवार्ड का आयोजन किया गया था। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? तानसेन जी के गुरु की। तो तानसेन के गुरु का नाम हरिदास था, जिनके द्वारा शिक्षण के बाद ही जो तानसेन है वो विश्व प्रसिद्ध संगीतकार के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। अगर हम तानसेन की बात करें दोस्तों, याद रखिएगा 1506 में ग्वालियर के ब्राह्मण परिवार में तानसेन का जन्म हुआ था। पिता का नाम मकरंद पांडे था और इनका बचपन का नाम आपको रामतनु पांडे दिखाई पड़ता है। रामतनु ने अच्छे से संगीत की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद वो रीवा के जो राजा थे, इनका नाम था रामचंद्र। रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में ये गाने का काम करते थे। उसके बाद इनकी भेंट अकबर से हुई और 1556 में अकबर के दरबार में पहुंचे और उसके बाद अकबर के दरबार में गायन का काम किया। तानसेन जी की जब मृत्यु हुई दोस्तों लगभग 1589 तक, तब तक इन्होंने अकबर के दरबार में नौरत्न के तौर पर काम किया और इनकी डेथ आगरा में हो गई थी। उसके बाद इन्हें ग्वालियर में दफनाया गया। मतलब इनका जो मकबरा है वो कहाँ है दोस्तों? ग्वालियर में है। इनकी इच्छा थी कि जो मेरा मकबरा है वो मोहम्मद गौस के पास में बनाया जाना चाहिए, तो इनकी इच्छा के अनुरूप ही इनका मकबरा ग्वालियर में मोहम्मद गौस के मकबरे के पास में बनाया गया है। तानसेन कई विधाओं में गाना जानते थे। तो याद रखिएगा, मियाँ की ठोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की ठोड़ी, मियाँ की मल्हार के बाद दरबारी सारंग, दरबारी कन्हरा, दीपक राग, मेघ राग, इन सभी में तानसेन जी को महारत हासिल थी। ये ध्यान रखिएगा।
तानसेन अकबर के 9 रत्न में से एक थे और ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। ग्वालियर से इनका संबंध है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। डेथ कहाँ हुई थी दोस्तों, तो याद रखिएगा तानसेन की मृत्यु हुई थी आगरा में, ठीक है। और उसके बाद इनका मकबरा जो स्थापित किया गया है वो ग्वालियर में स्थापित किया गया है, मोहम्मद गौस के मकबरे के पास में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, कहता है कि मध्य प्रदेश में किस नेता का जन्म हुआ जो भारत के विधि मंत्री बने। याद रखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। और 1947 में जब हम देखते हैं कि आपको भारत का मंत्रालय देखने को मिलेगा तो वहां पर अंबेडकर जी को विधि मंत्री बनाया गया था। तो विधि मंत्री के तौर पर अंबेडकर जी हमारे देश व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। अगर हम दोस्तों अंबेडकर जी के जन्म की बात करें तो 14 अप्रैल को 1891 में महू में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी दोस्तों 6 दिसंबर को 1951 में। क्लियर। अंबेडकर जी जो रहे दोस्तों ये विधि मंत्री तो रहे ही, लेकिन इन्हें हम संविधान का निर्माता भी कहते हैं। संविधान की जो प्रारूप समिति थी उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अंबेडकर जी ने 2 शादियां की थी, रमाबाई से और सविता जी से इनकी शादी हुई थी और ये बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला बात करें दोस्तों तो राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश के कितने जिले लगे हुए हैं, तो याद रखिए राजस्थान मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम की तरफ आता है और मध्य प्रदेश के 10 जिले इसके साथ लगे हुए हैं। अगर हम देखें तो पश्चिम में झाबुआ से शुरू करिए और झाबुआ से आप बढ़कर मुरैना तक जब आप देखेंगे तो टोटल 10 जिले इसके बीच में आते हैं, जिसमें नीमच है, मंदसौर है, रतलाम है, आगर मालवा है, श्योपुर है, राजगढ़ है, शिवपुरी है ना, ये सारे गुना है, ये सभी के सभी जिले किसको छूते हैं, राजस्थान को टच करते हैं, ये ध्यान रखना है। सर्वाधिक वन घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा बालाघाट मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन घनत्व वाला जिला है। मध्य प्रदेश में लगभग 30.72% क्षेत्रफल और वन है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। अगर प्रतिशत की दृष्टि से बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा मिजोरम का नाम आता है, परंतु क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन जो है वो मध्य प्रदेश में, और इन वनों में भी आपको सबसे ज्यादा सागौन के वृक्ष मिलेंगे लगभग 17% के आसपास, और उसके बाद दूसरे नंबर पर साल के वृक्ष मिलते हैं जो लगभग 16% के आसपास मध्य प्रदेश के वनों में है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो वन है वो आरक्षित वन है लगभग 65% के आसपास, जो हमको खंडवा जिले में दिखाई पड़ते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो वनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का बालाघाट जो है वो अव्वल है, यहाँ सबसे ज्यादा घनत्व आपका वनों का देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों मध्य प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें, याद रखिएगा लगभग 23,012 के आसपास मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतें दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है लाडली लक्ष्मी योजना में कितनी राशि दी जाती है दोस्तों, तो जब लाडली लक्ष्मी का फॉर्म भरते हैं तो 1,43,000 की राशि का आपको एक शासकीय पत्र प्रदान किया जाता है। ये राशि आपको समय समय पर दी जाती है। ध्यान रखिएगा इसमें बालिका जब 6ठी कक्षा में प्रवेश करती है तब से आपको अलग अलग प्रकार से राशि दी जाती है। जैसे अगर 6th क्लास में जाती है तो 2,000 की राशि दी जाती है, 9th क्लास में जाती है तो 4,000 की राशि दी जाती है, 11th क्लास में जाएगी तो 6,000 की राशि दी जाएगी, 12th क्लास में जाएगी तो फिर 6,000 की राशि दी जाएगी, कॉलेज में जाएगी इस समय तो आपको यहाँ पर 25,000 की राशि देखने को मिलती है। इसके अलावा जब 21 वर्ष की हो जाएगी लड़की तो उसे 1 लाख रुपए जो है वो दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार के लिए कहीं ना कहीं लड़कियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए कि आप लड़की को बोझ ना समझें, तो लड़कियों की पूरी खर्चा जो है वो कौन देता है, आपको सरकार प्रदान करती है। अगर आपके घर में लड़की जन्म लेती है तो उसके पैदा होने से लेकर तो उसके मृत्यु तक सारी व्यवस्थाएं जो खर्च है कहीं ना कहीं सरकार ही उठा लेती है हमारे मध्य प्रदेश में। ये सारी चीज इसलिए की जाती है दोस्तों ताकि लड़कियों के जन्म को कभी भी आप पीछे ना करें, हतोत्साहित ना करें, उन्हें भी समान अवसर प्रदान करें पुरुषों की भांति। क्योंकि हमारे समाज में कई कारण है, जिसमें सबसे बड़ा कारण है दोस्तों पुत्र प्राप्ति की लालसा। ये पुत्र प्राप्ति की जो लालसा ये हमारे प्रदेश में, हमारे समाज में बहुत बड़ा कारण है लड़कियों के जन्म को हतोत्साहित करने का, उन्हें कोसने का। तो इन सभी चीजों से आगे बढ़ते हुए कि लड़कियों का बोझ ना समझें और उन्हें एक समान व्यवहार दें, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने 2007 में, कब 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की। और इसमें 2006 के बाद मध्य प्रदेश में जो भी लड़की जन्म लेती है उसको ये योजना का लाभ दिया जाएगा। लेकिन याद रखिए जन्म 2006 के बाद होना चाहिए और जो भी परिवार रहे वो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। तो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को मध्य प्रदेश सरकार इस प्रकार की योजना का लाभ देती है, याद रखना। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो लड़कियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए
लिंगानुपात में सुधार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो है योजना शुरू कर रही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला फूड पार्क कब और कहां बनाया गया? खरगोन में जो कसराबाद है दोस्तों, वहां पर 2016 में मध्य प्रदेश का पहला फूड पार्क बनाया गया है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद कौन चुने गए हैं? तो कमलनाथ जी जो हैं 9 बार लोकसभा सांसद चुने गए। और महिला की दृष्टि से बात करें दोस्तों तो सबसे ज्यादा बार सांसद बनी है सुमित्रा महाजन जी, इंदौर लोकसभा सीट से 8 बार सांसद बनी है लगातार। रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश में कौन से जिले में है दोस्तों? तो याद रखिएगा ग्वालियर में है। 1978 में बना था और वेस्ट इंडीज और भारत का पहला मैच यहाँ पर खेला गया था। ये रूप सिंह जी जो हैं दोस्तों हॉकी खिलाड़ी रहे। मेजर ध्यानचंद जी जो हॉकी के जादूगर कहलाते हैं, उनका जन्म दिवस हम 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। उनके भाई थे रूप सिंह जी, ये भी हॉकी खिलाड़ी थे और इनके नाम पर ग्वालियर का ये मैदान बनाया गया है। और इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो सचिन तेंदुलकर जी ने विश्व इतिहास का पहला दोहरा शतक जो है वो वनडे में लगाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा घोषित किए गए नए जिले कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने हाल ही में 2 नए जिलों की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में वैसे तो वर्तमान में 52 जिले हैं। कितने जिले हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश में वर्तमान में 52 जिले हैं। इसमें 53वां जिला जो होगा वो मऊगंज होगा, जो रीवा में बनाया जाएगा। और नागदा जो है वो 54वां जिला होगा, जो उज्जैन से अलग करके बनाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में 53वें और 54वें जिले की व्यवस्था है। जैसे ही इन जिलों को सब चीजों के तहत पृष्ठभूमि पे प्रशासनिक तौर पर ऑफिशियल स्थापित कर दिया जाता है तो मध्य प्रदेश में 54 जिले हो जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रतिभा किरण योजना कब शुरू की गई? तो याद रखेंगे 2009 में। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिभा किरण योजना 2009 में शुरू की थी, जिसके तहत 10 माह तक प्रति माह 500 रुपए छात्रावृत्ति के तौर पर लड़कियों को दिए जाएंगे ताकि वो अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा सकें। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना कब शुरू की गई? तो याद रखिए 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की गई, जिसमें जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अपने खर्च पे। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना रही है, जिसके माध्यम से प्रदेश के बुजुर्गों को जो खुद से नहीं जा पाते उन्हें देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर घुमाने का काम मध्य प्रदेश सरकार करती है। शिक्षा एवं सांस्कृतिक मंत्री मध्य प्रदेश सरकार वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा उषा ठाकुर जी महू से विधायक रही हैं, ये शिक्षा एवं सांस्कृतिक मंत्री के पद पर है। चंबल नदी की लंबाई मध्य प्रदेश में कुल कितने किलोमीटर? याद रखेंगे 965 किलोमीटर। महू में जाना पाव जो है, जिसे हम परशुराम जी की, भगवान परशुराम की जन्मस्थली मानते हैं, यहां पर से ही चंबल नदी का उद्गम होता है। विंध्याचल श्रेणी का भाग है यहाँ पर। और ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, यहाँ से नदी महू से होते हुए इंदौर और रतलाम आदि से बहती हुई कहाँ जाती है? यूपी में यमुना में मिल जाती है। तो टोटल इस बीच में लगभग 1051 किलोमीटर चंबल जो है वो बहती है यमुना में मिलने से पहले। क्लियर? तब तक मध्य प्रदेश में 965 किलोमीटर बहती है। इस पर 1953-54 में मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना चंबल नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई थी, जिसमें मंदसौर में गांधी सागर, चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर और कोटा में जवाहर सागर बांध बनाया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के संयुक्त परियोजना, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है और कहां से निकलती? याद रखिएगा माही नदी धार से निकलती है, ये मध्य प्रदेश में बहती है, साथ साथ राजस्थान और गुजरात से होते हुए अंत में खंबात की खाड़ी में, याद रखिएगा खंबात की खाड़ी में अरब सागर में गिरती है गुजरात से होते हुए। ठीक है, तो गुजरात में बहती है, राजस्थान में थोड़ा सा बहती है और मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट नदी है, जो मध्य प्रदेश के धार से निकलने के बाद जैसे राजस्थान जाकर गुजरात से होती हुई जाती है। तो ये क्या करती है, जो कर्क रेखा है इसको 2 बार काटती है इस प्रकार से। इसके अलावा याद रखिएगा कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी, याद रखिए कांगो नदी ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो जो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। दोनों नदियां जो हैं अफ्रीका की नदियां, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से माही नदी की भी बात की, कांगो की भी बात की और लिम्पोपो की बात की। कर्क रेखा को काटने वाली, भूमध्य रेखा को काटने वाली और मकर रेखा को काटने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न, देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा कब बनाया गया? तो
तो 1948 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन 1988 में इसका नाम बदला गया है। 1988 में इसका नाम बदला गया है और इसको बोल सकते हैं कि इसको नाम अहिल्याबाई कर दिया गया। और इसके बाद यहाँ पर एक और चीज याद रखेंगे कि 2019 में इसका अपग्रेडेशन किया गया, इसका नवीकरण किया गया और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाया गया है। महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ है और इसे किसने बनवाया था? तो महाकालेश्वर का जो मंदिर है दोस्तों उज्जैन में शिप्रा के किनारे, इसको हम महाकाल की नगरी कहते हैं और राजा भोज के द्वारा इसे बनवाया गया था, लेकिन ये समय समय पर टूटता आया है। अगर हम बात करें दोस्तों तो 1234 के आसपास इल्तुतमिश जब शासक हुआ करता था तो इल्तुतमिश ने इसको तोड़वा दिया था और राणोजी सिंधिया जो रहे और जब बंगाल पर अपना एक अभियान कर रहे थे उस दौरान उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया है। तो इसके पुनर्निर्माण में सिंधिया परिवार का भी इंपॉर्टेंट योगदान है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी सांसद ज्यादा बार लोकसभा के सदस्य रहने के साथ लोकसभा स्पीकर भी बनी? तो सुमित्रा महाजन जी 8 बार लोकसभा की सांसद रही और जब मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्हें लोकसभा का स्पीकर भी बनाया गया और ये इंदौर से सांसद रही, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ताई उपनाम से प्रसिद्ध है सुमित्रा महाजन जी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मध्य प्रदेश की कौन सी शख्सियत है जिसे हम ताई के नाम से जानते हैं, जैसे शिवराज जी को मामा कहते हैं तो वैसे ही सुमित्रा महाजन जी को ताई के नाम से आप लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में झीलों का शहर कौन सा है? भोपाल को कहते हैं, बिरला मंदिर भी भोपाल में है। मध्य प्रदेश में इसरो का केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो भोपाल में है। इसरो जो है वो कर्नाटक में है, कर्नाटक में बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। और ये भी याद रखिएगा कि इसरो जो है वो पुलिकट झील जो है इस झील पर श्रीहरिकोटा द्वीप है और यहीं पर 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई के द्वारा इस केंद्र की स्थापना की गई थी। इसको हम इसरो कहते हैं, जहां से भारत का जो अंतरिक्ष प्रोग्राम है वो किया जाता है। हाल ही में जो चंद्रयान 3 किया गया दोस्तों वो भी यहीं से किया गया है। काकराखो जलप्रपात कहाँ स्थित है दोस्तों? धार मांडव में है। जब हम मांडव जाते हैं तो मांडव में प्रवेश जब करते हैं तो वहीं पर एक बड़ी खाई आती है, वहां पर आपको ये झरना मिलता है। मुख्यमंत्री निवास कहाँ स्थित दोस्तों? याद रखिए कि श्यामला हिल्स पर है। भोपाल में श्यामला हिल्स पर ही सभी के निवास को बनाया गया है। ठीक है, सतपुड़ा भवन का संबंध किससे दोस्तों? उच्च शिक्षा विभाग से है। हाल ही में यहाँ पर आपको आग की घटना देखने को मिली थी, कई सारी फाइल जल के राख हो गई है। तो ये अरेरा हिल्स का भाग है। काय का? अरेरा हिल्स का। जितनी भी प्रशासनिक और शासन संबंधी ये भवन है, ये सभी भवन आपको अरेरा हिल्स पे दिखेंगे भोपाल में। आदिवासी विकास खंड मध्य प्रदेश में कितने दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में 89 आदिवासी विकास खंड है जो 7 संभाग में और लगभग 20 जिलों में है। आदिवासी संख्या के आधार पर इनको निर्धारण किया गया ताकि आदिवासी संख्या जो है उनके लक्ष्यों को हिट कर सके, उनको प्राप्त किया जा सके। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, बराबर। चलिए, तो ये आदिवासी विकास खंडों की बात हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? जगदीश देवड़ा जी। जगदीश देवड़ा जी जो हैं वो मध्य प्रदेश के वर्तमान वित्त मंत्री है, जो मंदसौर से आते हैं। कहां से आते हैं दोस्तों? मंदसौर से आते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम ई बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो 2023-24 का जो बजट है वो ई बजट रहा दोस्तों। इसके लिए कागज रहित बजट के तहत आप देखते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र उबड़ खाबड़ प्रदेश के रूप में जाना जाता है? बघेलखंड, जो मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल का केवल 7% है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा, याद रखिएगा, सबसे छोटा भौगोलिक क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश का अगर सबसे छोटा भौगोलिक क्षेत्र है तो वो बघेलखंड है, जहां पर विशेष तौर पर आपको लाल मिट्टी मिलती है और यहाँ बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। जनजातियों का प्रदेश है, लेकिन ये प्रदेश उबड़ खाबड़ है। यहाँ पर आपको तालाब ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्लियर? सिंचाई का प्रमुख साधन भी यहाँ पर क्या है? तालाब है। क्योंकि उबड़ खाबड़ इसलिए कृषि का विकास कम हुआ है, लेकिन लाल मिट्टी और ज्यादा वर्षा के कारण चावल की खेती यहाँ पर ज्यादा की जाती है, इसलिए बालाघाट मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कूनो पालनपुर। कूनो पालनपुर मध्य प्रदेश में 2018 में बनाया गया प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान है और ये मध्य प्रदेश के श्योपुर मुरैना में आता है, जो सबसे उत्तर का राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, ये ध्यान रखना है। जहां पर पहले एशियाई बब्बर शेर, याद रखिएगा, जो एशियाई बब्बर शेर है, शेर को यहां पर लाने की योजना चल रही थी, लेकिन बाद में भारत सरकार ने यहाँ पर चीता प्रोजेक्ट लेकर आए, लेकिन यहाँ पर चीता प्रोजेक्ट लाने के बाद यहाँ पर कोई सफलता नहीं देखने को मिली। 12 आप चीता लेकर आए थे,
और वो अफ्रीका से 12 चीते जो लेकर आए थे उनमें से लगभग 8 की मौत हो चुकी है और उसके बाद 3 में अभी इन्फेक्शन है। तो इस वजह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि चीता परियोजना पूरी तरीके से सफल नहीं हुई है, अभी इसमें अभी संशय है। और कहीं ना कहीं न्यायालय का इसमें हस्तक्षेप देखने को मिल रहा है। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई इन चीतों को राजस्थान में प्रवेश करके देखो, हो सकता है कि ये वहां पर ज्यादा विकसित हो सके। तो कहीं ना कहीं सरकार और बाकी के जो शोधकर्ता उन्होंने कूनो पालनपुर का जो माहौल है वो ऐसा पाया है जिसमें चीते सरवाइव कर सकते हैं, इसलिए वहां पर चीतों को रखा गया। लेकिन इनके ऊपर खास ध्यान भी दिया जा रहा है, उसके बावजूद ये कहीं ना कहीं किसी न किसी संक्रमण का शिकार होकर मरते जा रहा है। ठीक है, अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 33 है, जंगल गलियारा योजना कब प्रारंभ की गई? तो याद रखिएगा, जंगल गलियारा योजना 1999 में प्रारंभ की गई। इसमें क्या है, एक गलियारे के माध्यम से जंगल जो है उनको आपस में जोड़ा जा रहा है, जंगल आपस में जोड़ने का काम हो रहा है। और जंगल में क्या कर रहे हैं ये लोग, जैसे कान्हा है और बांधवगढ़ है, अब एक गलियारे के माध्यम से इन दोनों राष्ट्रीय उद्यान को कनेक्ट किया जा रहा है ताकि यहाँ के जीव यहाँ और यहाँ के जीव यहाँ आ जा सके, जीवों का बड़ा एरिया मिलेगा। दूसरी बात है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में जहाँ जीवों को शिकार की, एक्सीडेंट की या किसी भी प्रकार की जो समस्याएं हो सकती है उस समस्या से इनको संरक्षित किया जाएगा। तो जंगल का एक इलाका जंगल के एरिया से ऐसा बनाया जाएगा जहां से ये एक कृत्रिम एनवायरनमेंट को देखें, एक अलग एनवायरनमेंट को देखने को ना मिले और उस प्राकृतिक व्यवस्था के चलते एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा सके। इनका क्षेत्र भी बड़ा होगा और संरक्षण को व्यवस्था मिलेगी। हाथी संरक्षण परियोजना का प्रारंभ की गई 1991 में। याद रखिए, हाथी जो है वो एक उष्णकटिबंधीय, याद रखिए हाथी क्या है, एक उष्णकटिबंधीय जीव है जो विशेष तौर पर आपको भारत के केरल में, दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। 2 प्रजातियां हैं हाथी की, एक एशियाई और एक बोल सकते हैं अफ्रीकन। अफ्रीकन हाथी कई बड़ा और हट्टा कट्टा होता है, उसकी तुलना में एशियाई जो हाथी होता है वो छोटा प्रतीत होता है। लेकिन हाथी उष्णकटिबंधीय और इस धरती का सबसे बड़ा प्राणी भी माना जाता है। तो ऐसे में धरातल के सबसे बड़ी प्राणी के समक्ष कहीं ना कहीं कुछ संकट हैं, उन संकट से इसको संरक्षण देने के लिए भारत सरकार ने 1991 में हाथी संरक्षण परियोजना भी शुरू की गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश का एकमात्र कॉफी उत्पादक जिला कौन सा है? दोस्तों याद रखिएगा, कुकरू खामला, ये भैंसदेही तहसील में है, बैतूल में। मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ कॉफी का उत्पादन होता है। कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है भारत में? कर्नाटक में होता है। विश्व में अगर देखें तो ब्राजील का नाम आता है। ठीक है, तो भारत में कर्नाटक में होती है लेकिन मध्य प्रदेश में सिर्फ एक जगह पर होती है, ये कुकरू खामला भैंसदेही तहसील बैतूल में होता है। पचमढ़ी की खोज कब और किसने की थी? दोस्तों याद रखिएगा 1857 में, जब क्रांति का दौर चल रहा था तो एक छावनी की जरूरत थी ब्रिटिश सरकार को। तो ऐसे में वो छावनी स्थापित करने के लिए जगह देख रहे थे और इनकी खोज हुई, जेम्स फॉर्सिथ के द्वारा इसको खोजा गया और यहीं पर इन्होंने अपना पूरी व्यवस्था को स्थापित किया। और जब उसके बाद जब अंग्रेज चले गए तो ये एक पर्यटन स्थल के तौर पर फेमस हो गया है, जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है और होशंगाबाद में आता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जेम्स फॉर्सिथ का नाम आप याद रखेंगे, जिसने 1857 के दौरान एक छावनी के चक्कर में इसको खोजा था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, कहता है कि रानी अहिल्याबाई का किला कौन से जिले में है? खरगोन में, नर्मदा के किनारे पर देवी अहिल्याबाई का किला है। खरगोन जो थी वो इनकी धार्मिक राजधानी थी, सांस्कृतिक राजधानी थी। इंदौर को इन्होंने प्रशासनिक राजधानी बनाया था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? गंगाधर राव। झांसी के राजा थे और गंगाधर राव जो रहे वो, उनकी शादी हुई किससे? रानी लक्ष्मीबाई से। लेकिन शादी के कुछ समय बाद इनकी डेथ हो गई। तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर को, याद रखें इनका पुत्र का नाम दामोदर था, दामोदर को राजा बनाया और उनकी संरक्षिका बन के शासन किया। लेकिन अंग्रेजों की नजर इनके शासन पर पड़ी, तब जाकर युद्ध हुआ और 18 जून 1858 को इन्होंने यूरोज के साथ लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक, नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना का शिलान्यास कब हुआ? 2012 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इसका शिलान्यास किया था। और ये भी याद रखना है कि ये जो है ये बोल सकते हैं कुंभ का मेला, जो कुंभ का मेला होने वाला था 2016 में, उसके लिए इसको तैयार किया गया था। 2012 में काम शुरू हुआ और 2014 में काम पूरा हो गया था, जिसकी वजह से कुंभ जब 2016 में हुआ तो शिप्रा में पर्याप्त पानी इसके द्वारा पहुंचाया गया है। जो उज्जैनी है इंदौर के पास में, वहां पर इसका मिलन स्थल है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो नर्मदा का पानी शिप्रा में आ गया और शिप्रा में पर्याप्त जल मौजूद होता है। तो ये मध्य प्रदेश की आप एक रिवर लिंक प्रोजेक्ट के तौर पर आप इसको देखते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, जामगेट स्मारक का संबंध किस शासन से है? तो जामगेट का जो संबंध दोस्तों होलकर से है। रानी अहिल्याबाई जो रही, याद रखिएगा, रानी अहिल्याबाई जो थी, इनका जो शासन था, इनका शासन था महेश्वर और इनकी राजधानी थी क्या? इंदौर।
अब ये सांस्कृतिक रही और इंदौर प्रशासनिक रही, तो इनका महेश्वर, खरगोन और इंदौर आना जाना होता था। तो एक बेहतर सड़क डेवलप की गई और चेक पॉइंट के तौर पर जाम गेट जो इसको स्थापित किया गया था, ताकि इस ऊपरी इलाके से हर जगह पर नजर रखी जा सके। तो ये चेक पॉइंट के तौर पर अहिल्याबाई जी ने इसका निर्माण करवाया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देवी अहिल्याबाई जी ने लगभग 1767 से 1795 तक शासन किया था। उस दौरान ये बनाया था ताकि आवागमन की पूरी स्थिति क्लियर हो सके। अगला प्रश्न है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1964 में स्थापित किया गया इंदौर में, और 1988 में इसका नाम रखा गया था अहिल्याबाई विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, सलकनपुर मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो याद रखिए सीहोर में है। ये एक विंध्यासिनी धाम है, सीहोर जिले के अंतर्गत आता है। सलकनपुर पहाड़ी इलाके पर माता जी का मंदिर बनाया गया है। ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राष्ट्रीय उद्यान में? कान्हा किसली, जो 1955 में स्थापित किया गया और 1974 में यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट टाइगर देखने को मिलता है। कान्हा किसली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा बाघों वाला नेशनल पार्क है, जहां आपको हवाई पट्टी मिलती है, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो बाघों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पूरे देश में लगभग 1167 बाघ मिलते हैं। इसकी 4 वर्ष में गणना होती है। 4 वर्ष में जो गणना होती है, वो गणना अभी हाल ही में 2022 में रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में विश्व के 70% से ज्यादा बाघ हैं और 3167 यहाँ पर आपको बाघ देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में अगर हम नवीन गणना की बात करें तो लगभग 711 के आसपास बाघ होने की संभावनाएं बताई गई है। ठीक है। तो इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा टाइगर मिलते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 कहता है कि मध्य प्रदेश में लोक अदालत की शुरुआत 13 अप्रैल 1986 को हुई। राज्य में लोक अदालत का आयोजन सबसे पहले कहां हुआ था? बिलासपुर। लोक अदालत के बारे में न्यायाधीश भगवती जी को आप लोग याद करेंगे। पहली बार 92 के आसपास ये व्यवस्था लेकर आए थे आप देश में, और बाद में 2002 से इसको स्थायी बना दिया गया था। तो ये लोक अदालत मामलों को बहुत जल्दी से जल्दी सुलझाने के लिए त्वरित न्याय की व्यवस्था की गई थी। मध्य प्रदेश की कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? गांधी सागर, मंदसौर में है। पढ़ना लिखना योजना की शुरुआत कब हुई? 2003 में हुई थी। इसमें दोस्तों याद रखिएगा 15 से 60 वर्ष के जो लोग होते हैं, इनको लगभग 120 रुपए प्रति स्टूडेंट की फीस के साथ पढ़ाने का काम किया जाता है। इसमें गुरुकुल सिस्टम होता है, जिसमें एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है, और वो व्यक्ति ऐसे वर्ग के जो 15 से 60 लोग होते हैं वर्ष के, उनको पढ़ाने का काम किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस लोक कवि को महान कृषि पंडित भी कहते हैं? तो घाघ को कहते हैं। 18वीं शताब्दी के आसपास ये फेमस हुए और उन्होंने कहा था कि कृषि सबसे बेहतर काम है, इसको करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं घाघ का उत्तर है। भोपाल स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? कुदसिया बेगम ने किया। याद रखिएगा, ये भोपाल की पहली महिला बेगम के तौर पर प्रसिद्ध रही। प्राचीन काल में महामलिस्तान के नाम से कौन जाना जाता था? तो विदिशा को कहते थे। अगला प्रश्न है, कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मनुष्यों का समूह होता है, और इनके घरों को कोल्हन टोला कहते हैं, क्योंकि ये पूरी टोली बनाकर चलते हैं दोस्तों। ठीक है। तो ये आज के आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनको हम लोगों ने चर्चा किया। अगले लेक्चर में फिर से मिलता हूं नए 50 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।